वहीं बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के भाई पर आरोप, मतदाताओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। पुरानपुर सोमाली बूथ का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बलिया से एक खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री के भाई पर आरोप लगाया गया है कि मतदाताओं को डराया और धमकाया जा रहा है, मतदाताओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। पुरानपुर सोमाली बूथ का ये मामला। तो बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कैबिनेट मंत्री के भाई पर आरोप लगा है, मतदाताओं के साथ बदसलूकी का आरोप है, मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। पुरानपुर सोमाली बूथ का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री के भाई पर आरोप लगाया गया है कि मतदाताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। तो बलिया से एक खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कहासुनी होने की, थोड़ी सी झड़प की तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। पुरानपुर सोमाली बूथ का यह मामला, जहां कैबिनेट मंत्री के भाई पर आरोप लगाया गया है। तो बलिया से यह बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री के भाई पर यह बड़ा आरोप कि बदसलूकी की जा रही है मतदाताओं के साथ, मतदाताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। लगवा रहे हैं, नहीं दिख रहे हम लोग आपको। लगवा रहे हैं। तो बलिया से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री के भाई पर यहां बदसलूकी का आरोप लगा है, मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो बलिया से एक खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री के भाई पर यह बड़ा आरोप कि मतदाताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मतदाताओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। पुरानपुर सोमाली बूथ का यह पूरा मामला। सीधे करुणेश कुमार का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता बलिया से जुड़ चुके हैं। करुणेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें कैबिनेट मंत्री के भाई पर बड़ा आरोप लगा है? आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र बलिया 72 का मामला है, जहां पे कि ये परानपुर गांव का एक सोमाली बूथ है, वहां का ये मामला है, जहां पर कुछ एजेंट को लेकर के वहां पे तूतू में हुआ और वहां पे उसी समय मंत्री के भाई जी मौजूद थे, जहां पर उनके द्वारा जो है जो मतदाता है वो उनका आरोप है कि उनके द्वारा जो है। करुणेश, कौन से कैबिनेट मंत्री के भाई पर यह आरोप लग रहा है? परिवहन मंत्री है, उनके भाई है जयशंकर सिंह के भाई के ऊपर आरोप लग रहा है। और क्या आरोप है, क्या कुछ आरोप है, कौन लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं? ये जो मतदाता है वहाँ से वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके भाई द्वारा जो है हम लोग के साथ बदसलूकी किया गया है। यानी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्होंने किसी से शिकायत की हो इस मामले की? समाजवादी पार्टी ने इसको ट्वीट किया है और देखा जाए तो वहाँ पे जो प्रशासन थी उससे वहाँ के जो मतदाता है वो मतदाताओं ने वहाँ पे शिकायत किया है। और अब क्या कुछ कार्रवाई का आश्वासन, क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाया जाएगा? अभी तो फिलहाल मतलब वहाँ के जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ठीक है, इस पे जो भी आगे कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी, इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की जाए, मतलब की गई है। उसके बाद जैसा भी उससे आदेश होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मतदाताओं का क्या कुछ कहना? मतदाताओं का कुछ, मतदाताओं ने यही कहना था कि भाई यहाँ पे जो है
उनके द्वारा हम लोगों के साथ बदसलूकी की गई है, हम लोगों को डाया धमकाया जा रहा है। ठीक है करुणेश, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव का महासंग्राम का आज अंतिम और आखिरी चरण, 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। देश भर में 1 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो देश भर में 1 बजे तक 40% मतदान हुआ है। बिहार की बात करें तो 35.65%, यूपी की बात करें तो 39.31% मतदान, पंजाब में 37.8%, ओडिशा में दोपहर 1 बजे तक 33.64%, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल की सभी चारों सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो 48%, पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें 45%, झारखंड में 46% और चंडीगढ़ में 40%। वहीं उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर किस तरह से 1 बजे तक क्या मतदान प्रतिशत है वो भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश भर की बात करें तो देश भर में 1 बजे तक 40% मतदान। देवरिया की बात करें, यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग है, गाजीपुर में 38.75% वोटिंग, घोसी में 1 बजे तक 38.3% वोटिंग। वहीं गोरखपुर की बात करें जहां से रवि किशन चुनावी रण में है, 37.39%, कुशीनगर की बात करें तो 40.22% मतदान, महाराजगंज में 1 बजे तक 42.29% वोटिंग। वहीं मिर्जापुर में 41.55% वोटिंग हुई है, रॉबर्ट्सगंज में 38.44% वोटिंग, सलेमपुर की बात करें तो 33.49% वोटिंग। वहीं वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी रण में है, 39%। तो उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। 1 बजे तक की अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो यूपी में 39.09% वोटिंग हुई है। तो देश भर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, क्योंकि आज चुनाव का अंतिम चरण है। आज अंतिम चरण के साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंतजार परिणाम का रहेगा। 4 जून को परिणाम घोषित होंगे। वहीं अभी अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो दोपहर 1 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास है उसके अनुसार देश भर में 40.09% वोटिंग हुई है। बिहार की बात करें तो 35.65%, उत्तर प्रदेश में 39.31% मतदान। वहीं पंजाब की बात करें, क्योंकि पंजाब की 13 में से 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, 37.8%, ओडिशा में दोपहर 1 बजे तक 37.64%, हिमाचल प्रदेश की सभी चारों लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आंकड़ों की बात करें तो 48.63%। तो कई सारे सियासी दिग्गज जो है अब की बार चुनावी रण में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर दावेदारी पेश कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने मताधिकार का प्रयोग किया, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम दिग्गज हैं जिनकी साख आज दांव पर है, इनके क्षेत्र में मतदान है और यही वजह है कि इन्होंने मताधिकार का भी प्रयोग किया। पीएम मोदी वाराणसी से चुनावी रण में है तीसरी बार, वहीं अनुराग ठाकुर हमीरपुर से 5वीं बार चुनावी रण में है। वहीं अगर बात करें बिहार की तो पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती जो कि लालू यादव की बेटी अनुप्रिया पटेल को आपको दिखा रहे हैं, मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी रण में है। तो ये तमाम दिग्गज, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, गोरखपुर में आज इन्होंने अपना मतदान किया। गोरखपुर से मौजूदा सांसद रवि किशन पर ही भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। जब बात गोरखपुर की हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कर्म भूमि गोरखपुर को कहा जाता है, क्योंकि कई बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो एक एक कर तमाम दिग्गजों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा को आप देख सकते हैं, इन्होंने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज, क्योंकि आज चुनाव का आखिरी और अंतिम चरण है, जिसके साथ ही चुनाव जो है संपन्न हो जाएगा। उसके बाद इंतजार रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ नतीजों का, परिणाम का। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा देती हूं। प्रियंका मौर्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहा यादव जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और संदीप वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले संदीप जी आपका रुख करूंगी। जिस तरह से हम बात कर ही रहे थे कि क्योंकि आज अंतिम और आखिरी चरण है, आज इस चरण के संपन्न होते ही लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। उसके बाद इंतजार रहेगा तो सिर्फ परिणाम का। आज आखिरी चरण के साथ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज इंडिया गठबंधन की तरफ से मंथन किया जाएगा। क्या माना जाए, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मंथन चलेगा लेकिन उसके बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। देखिए, विपक्ष का तो काम है जो है ये सब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, क्योंकि इससे पहले जब मैं बैठा था आपके चैनल पे तो प्रवक्ता इनके जो यही बात कह रहे थे कि ईवीएम खराब है, ये है, वो है, बैलेट से मतदान होना चाहिए। क्योंकि जब हार होता है ना तो आदमी कुछ न कुछ तो रहना चाहिए ना कहने के लिए, तो ये लोग ये सब बातें करते हैं। एक्चुअल में अगर ये ग्राउंड पे काम करते, अगर मुद्दों पे बात करते तो शायद जनता इनके पक्ष में वोट करती। लेकिन ये मुद्दे से भटक के प्रधानमंत्री के विरोध में बोलना, उल्टा बोलना, ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाता है कि ये अगर इनकी जो कैरेक्टर है, इनकी जो परिभाषा है, नेहा जी कुछ बोलना चाह रही है, शायद जवाब देना चाह रही है, हम कह सकते हैं। नेहा जी, ऐसा है क्या कि हार हो गई तो फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का प्लान है? देखिए, हमारे देश में भले चुनाव होता है लेकिन जो विकसित देश वहाँ ईवीएम चुनाव नहीं होता है, तो बैलेट से चुनाव कराने में सब क्या है? नहीं, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज पर मोहर लगा चुका है ना, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। फिर किस बात की नाराजगी ईवीएम पर? मानने वाले लोग कहाँ हैं? देखिए, चुनाव इस बार किसी से हो, बैलेट से होता तो हमें ऐतिहासिक मतों से जीतते, और ईवीएम से हो रहा है तब भी हम ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आपने एक ऑफिशियल प्रवक्ता को बैठाया है और एक ऑफिशियल प्रवक्ता को बैठाया है, दोनों मिलकर अपना कितना भी जोर लगाते, जनता से बेदखल कर रही है। और प्रधानमंत्री स्वयं सीट से चुनाव हारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए साधना करने गए, प्रधानमंत्री अपनी संसद को बचाने की साधना कर रहे थे। उत्तर प्रदेश 13 सीट का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव हार है, इस हताशा और तो बौखला गए। और अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री दयाशंकर कैसी गुंडाई कर रहे हैं, किसी आना तोड़ा खंभा नोट से। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है कि वोट डालने और प्रियंका मौर्य जी जवाब दीजिए। पोलिंग बूथ कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। दबंगई की जो बात सामने आ रही है, क्या गुंडाई और दबंगई समाजवादी कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये इन्हीं के एजेंट। लेकिन आपके कैबिनेट मंत्री पर भी आरोप लग रहा है ना, उनके भाई ने दबंगई दिखाई है, मतदाताओं को डराया जा रहा है। और सुनिए, आरोप लगाने वाले लोग कौन है? यही विपक्ष के एजेंट है जो जाकर के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और वहां पे जाके आरोप लगा रहे हैं। और इसका पुष्टिकरण करने के लिए प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, ये जज नहीं बैठी हुई है यहाँ पे जो न्यायालय को मानते ही नहीं है। उन लोगों से आप ये पूछेंगे कौन कर रहा है, ये सब कौन करवा रहा है? ये आरोप है। और नेहा जी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। दबंगई करना और इस तरीके की हरकतें करना ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ही नहीं है। तो दयाशंकर सिंह का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो ये कुछ भी कहते रहे, ये कहने से कोई काम नहीं चलेगा, ना तो आरोप से चलेगा। प्रशासन इसकी पुष्टि करेगा, इलेक्शन कमीशन इसकी पुष्टि करेगा। नेहा जी क्या कहिएगा? वो कह रही है कि अभी जांच होने दीजिए, अगर कार्रवाई होगी तो वो इलेक्शन कमीशन करेगा, प्रशासन करेगा। रात होने दीजिएगा क्या मतलब है? गुंडाई करेंगे? रात होने का क्या मतलब है? मारपीट करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ मारपीट करेंगे। इन गुंडे मवाली लोगों को जनता बेदखल करने जा रही है। और ये जो माफियाओं के संरक्षक लोग हैं, बनारस में माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी एमएलसी बनाई है मोदी जी ने, विनीत सिंह जैसे माफिया को एमएलसी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इन सब माफियाओं का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। माफियाओं का पार्टी कौन है सबको पता है, और माफिया क्या होने दिए गए। प्रधानमंत्री ने स्वयं योगी के राज में
ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी के परिवार बाहर हो गया है संदीप जी जवाब देना चाहो संदीप जी, सुन लीजिए एक बार। नेहा जी सुनिए, अगर आपकी पार्टी, प्रियंका जी रुकिएगा एक मिनट, प्रियंका जी रुकिएगा एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए जरा। नेहा जी अगर आपकी पार्टी इतनी साफ सुथरी है, अरे सुन लीजिए नेहा जी, सुनेंगे तभी तो हम आपकी बात सुनेंगे। नेहा जी बचाने के लिए वोट कर रही है। नेहा जी सुन लीजिए, मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, आपकी पार्टी की बात बता रहा हूँ। अगर आपकी पार्टी इतनी स्वच्छ और भारतीय अच्छी, जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, आपको अरे आप सुन तो लीजिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ तो आपका प्रवक्ता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अगर मैं आपकी बात रख रहा हूँ तो आप भी तो सुनेंगे तभी तो आपकी बात रख पाऊंगा। अरे बात सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए, वो एक बार कुछ सुन तो बोलना लीजिए चाह नेहा रहे जी, हैं। अगर आप बोल लेंगे तो कैसे मैं बोल पाऊंगा। नेहा जी देखिए, एक बार जो इम्पोर्टेंट बात है, आपके मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हाँ, अब उन्होंने, अगर पढ़े लिखे व्यक्ति इतने समझदार थे तो मुख्तार अंसारी के जनाजे पे जाके वहां मिट्टी क्यों देकर आए? क्यों अपराधी का सपोर्ट किए? उस टाइम अपराधी का विरोध करना चाहिए था, अफजाल अंसारी का विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं विरोध किया? समाजवादी पार्टी वाले अपराधी मानते नहीं है मुख्तार अंसारी को। अच्छा, मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे? अरे आप भूल गए क्या कृष्णा राय हत्या? आप भूल गए क्या कृष्णा राय हत्या? अरे भूलिए मत, ऐसा मत करिए, अपराधियों के साथ मत खड़ा होइए, इसीलिए आप साफ हो गई हैं, आप साफ हो चुकी हैं। ठीक है संदीप जी, प्रियंका जी, नेहा जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो वहीं मिर्जापुर के रानी कर्णावती कामोजित विद्यालय पर वोटिंग हो रही है। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल मधुरिमा तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश तिवारी ने। मौजूद है मिर्जापुर के लालडिग्गी के पास रानी कर्णावती प्राइमरी पाठशाला स्कूल पे। आप बता दें, यहाँ का डेकोरेशन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शादी या विवाह का मंडप सजा हो। ये डेकोरेशन ही नहीं, ये स्कूल का जो नाम है वो कई वर्षों से चर्चा चली आ जा रही है। हर साल दिन पर दिन इसकी वृद्धोत्तरी होती रहती है। वही बता दें कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल की तरह, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उन्हीं की तरह यहाँ के भी बच्चे देखने को मिलती है, पढ़ते हुए मिलती हैं। सारी व्यवस्थाएं ये जो कई सालों से चली आ रही, यहाँ वातावरण और यहाँ के रंग पेंट और यहाँ का जो भी सजावट होती है, यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं जो कि मधुरिमा तिवारी, इनके हाथों से पूरी यहाँ का कायाकल्प एकदम स्कूल का उन्होंने बदल दिया है। वहीं एक मिर्जापुर के अंदर चर्चा का विषय बन चुका है, जहाँ पे इसमें हम मौजूद हुए हैं। आकर यहाँ देखा जा सकता है कि और भी बूथ स्थल के अलावा यहाँ पर भी एक अलग झलक दिखाई दे रही है। यहीं पर जो मतदान कर्मी आते हैं उनको लगता है कि हम किसी मॉल में या फिर किसी शादी विवाह के स्थल में जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये भी एक सरकारी प्राइमरी पाठशाला जैसे और भी प्राइमरी पाठशाला होते हैं, हालांकि यहाँ की एक झलक अलग होती है। यही हमारे साथ में भी मौजूद हैं मधुरिमा तिवारी, जिनकी वजह से ये स्कूल एकदम सबसे आगे पहुंच चुका है और यहाँ बड़े बड़े स्कूल को मात दे रहा है। जी नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, तो बहुत धन्यवाद। किस तरह से आज मतदान आपके स्कूल में किया जा रहा है, जिस तरह से तैयारी हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये लग रहा है किसी जैसे विवाह स्थल से, क्या कैसे आपकी प्रेरणा आई? काफी अच्छी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, एक अच्छी, जिससे कि हमें एक स्वस्थ और अच्छी सरकार प्राप्त हो सके, जिससे कि हमारे देश में फिर आगे तरक्की हो सके। हमारे बच्चे जो छोटे हैं, जिनको पढ़ने लिखने के लिए जो क्षेत्र में कमी रह जाती है, जिस जगह के बच्चे वो नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी सरकार आए और सारे बच्चे इस शिक्षा से वंचित न रहें। और रही बात यहाँ की डेकोरेशन की, तो ये सब तो हमेशा ही ऐसे 365 दिन ऐसे ही रहता है। थोड़ा ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, थोड़ा इसलिए यहाँ पे कुछ लोगों के माध्यम से इसको सजा दिया गया है, जिससे कि लोग प्रेरित हों और आए। ये पिंक बूथ बना है यहाँ महिलाओं के लिए, फीडिंग से लेके और उनके बैठने तक की अच्छी व्यवस्था कराई गई है, जिससे कि महिलाओं को कोई असुविधा नहीं हो। और उसके साथ साथ सारे पुरुष लोग भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि सुबह 7 बजे से मतदान हर बूथ स्थल पर होता चला आया है, क्या आपने भी मतदान कर लिया अभी तक? जी जी बिल्कुल। आपने मतदान किया, आपके भी कुछ मुद्दे होंगे, जैसे हर व्यक्ति मतदान करता है, उनके कोई न कोई मुद्दे होते हैं। बस मुझे तो एक अच्छी और स्वस्थ और ईमानदार सरकार की बस वो लगती है कि ज़रूरत है। जैसे हमारे देश में विकास हो रहा है, ऐसे फिर
आगे ही होता रहे और भ्रष्टाचार की कमी आए, जिससे कि कोई एक ही जगह पे कोई चीज़ ना रह जाए, वहीं तक सीमित रह जाए और बाकी के लोग उस चीज़ों को ना पा सकें। तो वो सभी का हक है। तो एक वोट से बहुत कुछ बन सकता है और बिगड़ भी सकता है, इसीलिए सभी को आप भी एक प्राइमरी पाठशाला की एक प्राचार्य है, यानी कि जो है अध्यापिका आप ही हैं, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस जनता को यही कहेंगे कि वो लोग भी सोच समझ के अपनी एक अच्छी सरकार के लिए वोट करें। और गर्मी तो बहुत है, लेकिन फिर भी रोज़ के हिसाब से आज तो थोड़ी कम ही है। सूर्य भगवान थोड़ी-सी अपनी कृपा दर्शाए हुए हैं, तो इसीलिए सभी घर से बाहर निकलें और वोट करें, अपने हक का प्रयोग करें, क्योंकि हमारा ये राष्ट्रीय पर्व है, सभी को अपने मत का अधिकार है देने का। जैसा कि अभी हमने बात किया है जो प्राइमरी पाठशाला की जो यहाँ के प्रिंसिपल है, उन्होंने किस तरह से बताया है कि ये जो 365 दिन हमारे ये स्कूल है, इसको इसी तरह से देखें कि किसी तरह से कोई कमी यहाँ पे नहीं होती है। जब बात आती है कोई कोई स्पेशल दिन की, जैसे मतदान हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी होगा, इसको कुछ अलग तरीके से हम लोग स्कूल की तैयारियां करते हैं और जो है सजावट करते हैं। और यही बात बता दें कि यहाँ के बच्चों को हमेशा हम लोग प्रेरित करते रहते हैं कि वो लोग अच्छी पढ़ाई करते रहे, कभी किसी की कमियां न होने पाए। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम भी मतदान कर चुके हैं, यहाँ पर जो है कि शिक्षा और बेरोजगारी को देखते हुए भी मतदान करिए। और वो भी सरकार यही चाहती है कि जो भी विकास करे, जो सरकार आ बने वो मिर्जापुर का भाई विकास करे। हमारे सहयोगी शिवम के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। साधना वहां की थी और अब माल्यार्पण किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है, आज आखिरी चरण का मतदान चल रहा है, वहीं पीएम मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में पहुंचकर ध्यान साधना की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही देर पहले, आप देख सकते हैं तस्वीरें, माल्यार्पण वहां पर किया। तो जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी, तो वहीं दूसरी तरफ ध्यान साधना में लीन दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज आप तस्वीरें देख सकते हैं, माल्यार्पण उन्होंने यहां पर किया है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का और समय और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव संपन्न होते ही सिर्फ 1-2 दिन और का वक्त और उसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम। तो एक कन्याकुमारी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। कल वो कन्याकुमारी पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने
विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान साधना की। आपको बता दें, इससे पहले 2014 की जब बात करें तो प्रतापगढ़ वो पहुंचे थे ध्यान साधना के लिए, 2019 में केदारनाथ पहुंचे थे और 2024 में अंतिम चरण का जब आज आखिरी मतदान है, ऐसे में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो पीएम मोदी ने 48 घंटे की ध्यान साधना पूरी कर ली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद में कन्याकुमारी में पीएम मोदी की साधना पूरी हुई। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से वो निकले। पीएम मोदी ने 45 घंटे तक वहां साधना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवल्लुवर को नमन किया। तो अपनी 48 घंटे की साधना पीएम मोदी ने पूरी कर ली है। पीएम मोदी ने 48 घंटे की ध्यान साधना पूरी कर ली है, जिसके बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी से निकल गए। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की साधना पूरी हो गई। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से वो निकले। पीएम मोदी ने 45 घंटे तक इस दौरान साधना की और तिरुवल्लुवर को उन्होंने नमन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे पहले कन्याकुमारी पहुंचे थे, उन्होंने वहां साधना की। उनकी 48 घंटे की साधना पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज माल्यार्पण करने वो पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें मिर्जापुर भी शामिल है। मिर्जापुर में मतदान के लिए पहुंचे मतदाताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश कुमार ने। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। वहीं बात करें तो 7वें चरण का आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। 1 जून यानी आज के ही दिन अंतिम चरण की मतदान हो चुके रहेंगे शाम तक। वहीं बता दें, यहाँ मिर्जापुर में 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इन लोगों की इज्जत एकदम दांव पे लगी हुई है। सांसद अनुप्रिया पटेल और मनीष त्रिपाठी और रमेश बिंद, इस समय 3 प्रत्याशी इस समय तीनों की एकदम लड़ाई घमासान चल रही है। वहीं पर इस समय मौजूद है मिर्जापुर के पीली कोठी के पास में सेंट मैरिज स्कूल पे। यहाँ पर कि आप देख सकते हैं इस तरह से लाइन इतनी लंबी हो चुकी है। यहीं पर जो है कि मतदान देने के लिए लोग सुबह से ही इंतजार करते हुए खड़े हैं। अब यही 7 बजे के बाद मतदान शुरू होने के बाद इस तरह से यहाँ पर सभी लोग अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं। अब हम रुक करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पर कि जो लोग मतदान देने के लिए आए हैं। जी क्या नाम है? प्रकाशवीर गौतम जी, आज किन मुद्दों पर आज मतदान देने आए हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी का, जो हम लोग बेरोजगार से गुजर रहे हैं। तो सबसे मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। तो कैसा लग रहा है आज आप मतदान देने के लिए? मतदान देने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतदान तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मतदान देना तो बहुत आवश्यक है और हर व्यक्ति को चाहिए कि सब लोग मतदान करें, काम छोड़कर। अभी और भी मौजूद हैं। तो जी क्या नाम है आपका? श्याम कुमार दुबे। जी, ये बताएं कि आज मतदान देने के लिए बूथ स्थल पे आए हैं, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा मुद्दा कोई नहीं है। देश में कोई प्रॉब्लम नहीं, देश के विकास के नाम पे वोट डाला जा रहा है। चलिए, और भी वहाँ यहाँ मौजूद है कुछ। अच्छा, और भी यहाँ पे मौजूद एक आध लोग से और हम बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश यादव है। अच्छा, कमलेश यादव जी, यहाँ पर आप मतदान देने के लिए अभी कितने समय से लाइन पे लगे हैं? अभी हो गया मुझे 15 से 20 मिनट हुआ है। अच्छा, कैसा लग रहा है आज मतदान के लिए 7वें चरण का मतदान होना? हाँ, आखिरी जो मतदान है, अच्छा लग रहा है। अभी देखिए क्या होता है, जो भी होगा 4 तारीख को फाइनल होगा। अच्छा, 4 तारीख पर तो आप मुद्दे कोई होगा तो आप किसी मुद्दे पर ही हर व्यक्ति यहाँ पर? मुद्दे पे नहीं रहते। अच्छा जी। क्या नाम है सर आपका? दुर्गा। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है आज आपको? ठीक लग रहा है। क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दे तो होगा? कोई मुद्दे नहीं। तो मुद्दा नहीं है, फिर भी आप मतदान देने के आए। ठीक है, अब यहाँ रुक करते हैं। थोड़ी कुछ महिलाओं भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी क्या नाम है? नेहा पांडे। नेहा जी, आज कैसा लग रहा है आप यहाँ पर मतदान देने के लिए आई हैं और आपके कुछ मुद्दे होंगे? ऑफ कोर्स मुद्दे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और अपने अधिकार का प्रयोग करना सबसे अच्छी बात होती है। क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दे तो होगा।
हर व्यक्ति कुछ न कुछ मुद्दे को लेकर ही मतदान देता आता है। बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे हैं लाइक वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको लेकर के। तो मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि महंगाई है, बहुत सारे क्वालिफिकेशंस को देखा जब पहले बहुत सारे इशू होते थे, लेकिन वर्तमान समय में उसका जो क्षेत्र है बहुत बढ़ गया है। तो इस सब को देखते हुए हम लोग वोट देने आए हैं। अभी और कुछ महिलाएं यहाँ पे भी लाइन पे लगी हुई हैं, उन लोग से पूछेंगे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? संगीता दुबे। अच्छा, कितने समय से आप लाइन पे लगी हैं? बस अभी 10 मिनट हुआ। अच्छा, यहाँ पे लाइन पे लगी है, कई दिनों से इंतजार चल रहा था कि 7वें चरण का मतदान होना है, 1 तारीख को लोग चुनाव देने के लिए आए हैं, तो आप भी आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है मिर्जापुर में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आज तो मौसम अच्छा है। अच्छा, तो आपका कोई मुद्दा होगा, किस मुद्दों पर चुनाव दे रही हैं? अब देंगे जिसको अब मन होगा। अच्छा, क्या नाम है? पम्मी अच्छा, आज चुनाव के वोट देने के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कई दिनों से इंतजार रहा, 7वें चरण का मतदान मिर्जापुर में होना है, अंतिम चरण का, तो क्या कोई मुद्दे होंगे आपके? हाँ, जो है वो मतलब देंगे। कौन से काम को देखते हुए आप चुनाव दे रहे हैं? जो राशन दिए, घर बनाने के लिए दिए, सब कुछ दिए हैं तो उनको तो देना ही है। जी, क्या नाम है आपका? नाम? जी मेरा नाम पूर्णिमा विश्वकर्मा है। जी, आज आपने मतदान देने के लिए यहाँ पे बूथ स्थल पे आई हैं, किस तरह का आज महसूस हो रहा है आपको? और अच्छा लग रहा कई है। दिनों का यस इंतजार सर। लोगों के था। नहीं सर, अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है। और काम क्या बढ़िया मुद्दे होना हैं? चाहिए। सर काम विकास को देखते हुए ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए बस, और क्या। क्या नाम है आंटी आपका? सीता विश्वकर्मा। आज कैसा लग रहा है, आप मतदान बहुत देने अच्छा लग रहा है। को आई हैं सुबह? कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ, सुबह सुबह घर का काम छोड़ के आए हैं। ठीक। हाँ, अच्छी बात है। अभी देखिए कितनी लंबी लाइन बढ़ती जा रही है, जिस तरह से जैसा समय बीतता जाएगा उससे लंबी लाइनें बढ़ती जाएगी। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, जिस तरह से कल कितने धूप थे, इस तरह से आज धूप बिल्कुल नहीं है। इससे मतदान देने के लिए लोग सुबह से ही लाइन पर लगे हैं और दिन पर दिन अभी जिस तरह समय बीतता जाएगा वैसे भीड़ पूरी बढ़ती जाएगी। इस लाइन में खड़े हुए लोग कितनी लंबी कतारें बढ़ती जा रही, यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे किस तरह से क्या हाल आज का है। बिल्कुल आज मौसम को देखते हुए और जो कि मौसम भी आज अच्छा है और मतदान देने के लिए आए हैं, क्या क्या मुद्दे? क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार मौर्य है। आज का अच्छा मौसम होने की वजह से हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये आज वोट देने के लिए काफ़ी जो अच्छा वोट आप देने के लिए आए हो? मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और विकास। क्या लगता है, बेरोजगारी महंगाई है? एकदम बहुत है, बहुत अधिक मात्रा में है। यहाँ पे 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, रमेश बिंद भी उतरे हैं, सांसद अनुप्रिया पटेल जो वर्तमान है वो भी उतरी हैं और मनीष त्रिपाठी भी उतरे। कैसा लग रहा है, किस प्रत्याशी को आप चाह रहे हैं इस बार? ये सब गोपनीय रखते हैं, इसलिए इसको उजागर नहीं करते हैं। जो हमको सबसे अच्छा लगेगा हम अपना मत तब उपयोग करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र त्रिपाठी। जी, आज कैसा लग रहा है? आज मौसम भी अच्छा है और जिस तरह से आप लाइन पर लगे हुए हैं जो है कि आज वोट देने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे आपके? मेन देश का विकास, देश की सुरक्षा और जो अपने लोकल हैं भाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे प्रमुख है और प्लस मिर्ज़ापुर का विकास भी जरूरी है हमारे। इस गांव में तरकापुर ग्रामीण जहां मौजूद है वहां बता दें कि रुझान जो देखने को मिल रहा है गांव वासियों का, एकदम अच्छा रुझान मिल रहा है कि वोट देने के लिए बिना जलपान किए मतदान करने के लिए आए हैं। और वहीं बता दें एक छोटा सा यहाँ बालक आया हुआ है, ये भी कहना चाहता है किस तरह से मतदान करना लोगों को जरूरी है, घर से बाहर निकले पहले मतदान करें फिर जलपान करें। क्या नाम है? सक्षम द्विवेदी। अच्छा, आज क्या कहना चाहोगे लोगों से कि आज वोटिंग चल रही है, मतदान चल रहा है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो वोट देना चाहते हैं वो लोग काम छोड़कर आए यहाँ पे मतदान करने। और ये हम लोगों का हम लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी जीते। कि मोदी जी जिताना चाह रहे हो? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, तो वो जो और लोग मतदान यहाँ देने के लिए आए, वोट करने के लिए आए हैं, क्या उनसे आप जाके खुद बोले हैं, कहे उन लोगों से? उन लोगों के उनका मन
जो हो उस पे दें, पर हम लोग चाहते हैं कि अनुप्रिया पटेल ये का प्लेट ये मोदी जी जीते, ये हम लोग चाहते हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वहीं मिर्जापुर में वोटिंग लगातार जारी है। मिर्जापुर समेत उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। मिर्जापुर में किस तरह से स्थिति है, क्या कुछ हलचल है, ये जानने के लिए सीधे कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं। कमलेश, बात करें मिर्जापुर की, लेटेस्ट मतदान प्रतिशत कितना है और कैसी हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि अंतिम ये चरण और इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम का अंत आज होने वाला है। देखिए, ये कई महीनों से प्रचार जो चल रहा था वोटिंग को लेकर, आखिरी चरण यानी 7वें चरण का मतदान मिर्जापुर में भी होना था, वही आज इंतजार की घड़ियां लोगों से खत्म हो चुकी है। सुबह से ही मतदान जारी हो गया है। आज लोग मतदान करते नजर आ रहे हैं। वही बता दें कि 3:30 बज चुके हैं। 3:30 बजने के 40 से 42% जो है कि मतदान शहर के अंदर, अपने जिले के अंदर हो चुके हैं। वही बात बता रहे हैं कि आपको अब जैसा तो आपका समय ढलता जा रहा है, वैसे थोड़ी सी भीड़ हल्की हल्की बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो है कि अब मतदान का जो समय था वो समाप्ति की ओर जा रहा है। जैसे ही 6 बज जाएगा, मतदान देने वाली जो मशीन है वो सब स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। वही बता दें कि यहाँ के जो मतदान देने के बाद कुछ लोग हमारे पास में इकट्ठा होकर अपनी बात रखना चाहते हैं इंडिया वाइज की तरफ से। अब हम सीधे थोड़ी सी उनसे बात करेंगे, किस तरह से उन्हें वोट दिया है, क्या कोई परेशानी हुई है या फिर उनको पूरी सुविधाएं मिली। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू यादव है। जी, आपने वोट आज कितने बजे किया है? वोट मैं 4 बजे करीब में किया। तो वोट देने के दौरान कोई परेशानी वहाँ पे हुई या फिर सफलतापूर्वक आप अच्छे से मतदान कर पाए? मतदान करने में भी दिक्कत आई और मतदान असल से व्यवस्था भी ठीक नहीं रहे, जैसे पानी, छावनी और भी कर्मचारियों को दिक्कत। तो और प्रशासन का कहना है 75% मतदान है। बताइए, अगर प्रशासन का एक कहना होगा 75% तो 100% मतदान के लिए कौन कहने आएगा? तो हम तो कहेंगे कि ये जो 75% की बात कही है गलत और झूठी, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। 100% जनता को अपील करिए मत करने के लिए। तो आपने चुनाव का आज मतदान आपने किया है, आखिरी चरण 7वें चरण का मतदान हो चुका है। वहीं आप ही के हाथ में यहाँ के जितने प्रत्याशी मैदान में होते सबकी तकदीर आप लोग के हाथ से लिखी गई है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तो क्या मुद्दे हैं आपके जो आपने चुनाव किया? जी, महंगाई और बेरोजगारी प्रथम मुद्दा है और मुद्दे तो और बहुत सारे हैं। बेरोजगारी और महंगाई ये प्रथम है, इसको देखकर हम वोट किए। थोड़ा सा अभी बात करते हैं, लोगों मेरे साथ में खड़े हैं, ये भी मतदान कर चुके हैं। इतनी कड़की धूप में, इतनी गर्मी से बेहाल होकर। जी, क्या नाम है? जी, बताएं कि आपने भी मतदान किया, इतनी भीषण गर्मी लग रही है, लाइन में भी आप खड़े होंगे, कितने समय तक लाइन में थे? लाइन से ज्यादा तो हमको दिक्कत हुआ जहाँ 42 पर्ची मिला करके उसको देते हैं पर्ची। हाँ, अब उस एक पर्ची को खोजने में आधा घंटा लगा। येलो जो वहाँ पे तैनात रहते हैं वो भी उदासीनता का भाव अपनाते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो 4 वोट, 1 वोट दिए हैं, 3 वोट हमारा नहीं मिला। अब पूछा जा रहा है कि भैया आपका वोट, तो पता लग रहा है कि वोट इसमें फट गया है, नहीं मिला। तब इस तरीके से अगर हम आज मतदान करेंगे तो कितना % पहुँचेगा? अच्छा, आपने मतदान करने से गए तो वहाँ कुछ सुविधाएं आपको इस तरह से बैठने की कोशिश तो ढूंढते रह गए, क्योंकि हमको जब मतदाता सूची देखना था तो थोड़ी देर स्टैंड होना था। उसके लिए हमको सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन अभी कुछ नहीं था, पीने का पानी नहीं था। हमने तो देखा कि व्हील चेयर भी किसी मतदान केंद्र पर नहीं है। जैसा कि कल एक बड़ा हादसा मिर्जापुर में हो चुका है, 13 जवान यहाँ पर इनकी बढ़ती गर्मी की वजह से मृत हुए हैं। वो इसी को देखते हुए क्या प्रशासन भी आपकी व्यवस्था नहीं करा पाई थी आप लोग? हमने जो देखा वो व्यवस्था नाम भी कोई किसी ने पूछा, घूमे भी एक जगह वोट भी दिए, लेकिन कोई मतलब नहीं समझ में आया कि यहाँ निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है जो कि मतदाताओं के लिए सुलभ है। अभी तक आप जो है मतदान दे चुके हैं, पर अभी जो मतदान नहीं किए हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मतदान देने की प्रक्रिया में शामिल होकर के बीएलओ को सपोर्ट करके जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक मात्रा में मतदान कराने का अवसर देना चाहिए। चलिए, अभी हम और भी हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? संतोष जी, आपने मतदान कर लिया है सफलतापूर्वक? किस जगह, कौन से बूथ का मतदान था? हमारा था वास्तिक। क्या कोई परेशानी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगी आपको?
देखिए अभी जैसे रमेश जी ने कहा है, तो आप बूथ पर जाओ तो पर्चा मिलाने में इतना समय लगा देते हैं, और जब इतना समय वो पर्चा मिलाने में लगाएंगे तो बताइए वोट कैसे पड़ेगा। अगर ये जनगणना पहले कर लेते ये लोग तो वही लोगों का तो वोट मोहल्ले में तो पड़ गया है ही नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो शासन की कमियां है, अधिकारियों की कमियां है। बिल्कुल, यानी कमलेश यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रशासन की व्यवस्था से, चुनाव आयोग की व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे हैं। कमलेश, उनसे ये भी पूछेगा कि इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यह अंतिम और आखिरी चरण और इसके बाद सिर्फ नतीजे बचे हैं, अब परिणाम आना बचा है, उनसे ये भी पूछेगा कि मिर्जापुर में कौन से मुद्दे जो है ज्यादा हावी रहे, स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, किन मुद्दों को सोचकर मतदाताओं ने अब की बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया? देखिए यहाँ पर जो ये बताइए कि आपने वोट जो डाला है यहाँ पर कौन से मुद्दे हावी है, मतलब किन किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? जी, पहला मुद्दा तो यही है बेरोजगारी। दूसरा मुद्दा है जैसे गरीब हैं, कुछ हॉस्पिटलों में कमियां हैं। लोग कहते हैं कि हाँ हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, गरीबों के लिए इलाज करेंगे। किसी बच्चे को चोट लग जा रहा है, जरा सा में मिर्जापुर जिला अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर साहब देता है अंधेरी सर्दी। अब वो गरीब आदमी 20,000 रुपया कर्ज लेकर के जाएगा व्यक्ति, वहाँ इलाज करवाएगा, वहाँ भी अंधेरी सर्दी हो गया। अब वो 20,000 कर्ज भरेगा तो क्या करेगा? इसकी सुविधा सरकार को देनी चाहिए। कमलेश, उनसे ये भी पूछेगा कि ये जो दो लड़कों की जोड़ी यूपी में अब की बार राहुल और अखिलेश साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी को कितनी टफ फाइट या कितना बड़ा चैलेंज ये दे पाएंगे? अच्छा बताइए कि इसमें दो लड़के लोग अखिलेश और राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसको क्या टक्कर दे पाएंगे अपनी विपक्ष पार्टी को लेकर? जी, बढ़िया दे रहे हैं टक्कर। कैसा लग रहा है इन लोगों की सीट कैसे जा रही है? बढ़िया निकाल रहे हैं, ये गठबंधन की सरकार भी बनने जा रही है। क्या लगता है कि आप जो 4 तारीख को जो डंका किसके घर बजने वाला है, क्या ये आंकड़ा अभी आप बता सकते हैं? ये हमें तो पूरा अनुमान है और पूरा भरोसा विश्वास भी है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए अभी दूसरे लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी रूप करते हैं कि किस तरह से मतदान हुआ है, ये मतदान के क्या कमियां पाएंगे, क्या नई कमियां है, क्या सफलतापूर्वक इनके मतदान हो चुके हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम श्री किशन कसेरा है। आप मतदान कितने बजे आज? मतदान तो सुबह हम 7:30 बजे हम कर चुके हैं और लोगों का इतना उत्साह है, इतनी लाइनें लगी थी मतदान के लिए कि समझ लीजिए कि जो कार्यकर्ता है वो भी मतलब परेशान हो गए कि कैसे जल्दी जल्दी पर्ची को बनाया जाए। हर व्यक्ति के एक मुद्दे होते हैं, जो भी मुद्दे पर आपका हर व्यक्ति जो एक मुद्दा लेके जाता है कि उसी मुद्दे पर मतदान करना होता है। क्या आपकी भी कोई मुद्दा होंगी? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा राष्ट्र हित में, देश को मजबूत करना, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। पहले देश को मजबूत करेंगे तब हम मजबूत होंगे। और बाकी जो सरकार में योजनाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य के लेके, चाहे शिक्षा को लेके, चाहे मतलब बीमारी जैसे 5 लाख का जो बीमा मिल रहा है वो उसमें आपको सुविधा मिल रही है। भाई साहब ने कहा देखिए हॉस्पिटल है, इसके पहले हॉस्पिटल की दशा देख लीजिए, आज जाके देखिए हॉस्पिटल की क्या दशा है। आपको कहीं हॉस्पिटल में आप हाथ में जाएंगे तो लगेगा कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने आए। क्या लगता है कि जैसे भी और भी लोग कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बन गए हैं पर वहाँ पर अभी कोई इलाज नहीं हो पाता, मंडल अस्पताल में लोग जाते पर यहाँ से न इलाज करके रेफर बनारस लेकर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है सर, मंडल अस्पताल में ऐसा नहीं है, व्यवस्था सब मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अब लोग पहले से बहुत ही बेहतर हो गया। हम जानना चाहते हैं इसके पहले क्या व्यवस्था थी, अब देखें कि क्या व्यवस्था है। बहुत ही बेहतर व्यवस्था हो गया, इलाज भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेज भी हो गया है, ट्रामा सेंटर खुल गया है, पहले था क्या? नहीं था। अभी और भी लोगों से बात करते हैं, क्या इनकी कमियां है, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए अपनी बात रखने के लिए। इंडिया वॉइस पर जो हमारे मिर्जापुर कमियां है कि अच्छाइयां है कि बुराइयां है कि अपनी बात हम इंडिया वॉइस की तरफ से पूरे सरकार को दिखाना चाहते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम गौरव। जी गौरव जी, आज आपने भी एक मतदान अभिकर्ता के रूप में है, एक आपका भी अधिकार बनता है कि वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए। कितने बजे आपने मतदान किया? हमने मतदान सुबह ही कर दिया था। सुबह कहते कैसा लगा आज मतदान करने के बाद? क्योंकि आज अंतिम चरण है, 7वें चरण का। आज के बाद जो है कि ये इंतजार की घटना खत्म हो गया। मैंने अपने मतदान की ताकत समझी। हमने 200 साल गुलामी के बाद ये मतदान का अधिकार पाया
ये मतदान का अधिकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक ताकत मौजूद। तो हम चाहते हैं कि वो अंतिम व्यक्ति भी अपनी ताकत को पहचाने, क्योंकि ये मतदान की ताकत है कि बड़े बड़े कोठियों में बैठे अधिकारी, अफसर या नेता जनता के बीच में आके वोट मांगने का काम करते हैं कड़ी दोपहर में। इतनी भीषण गर्मी लग रही है, कल के ही जितने मिर्जापुर में 13 जवानों की मौत हुई है, क्या ऐसा लगता है कि किसी बूथ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई? व्यवस्थाएं तो केयर हुई, लेकिन हाँ बिल केयर की व्यवस्थाएं नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं को बहुत अच्छी और दुरुस्त कार्य किया जा सकता, तो वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। जैसे कि पानी की व्यवस्था कुछ लोग कर रहे हैं, आप पानी की व्यवस्था पानी तो प्राइवेट आदमी ने पानी की व्यवस्था कराई, जैसे चाचा है इन्होंने कराए, कोई पानी कोई नाश्ता की व्यवस्था ऐसे ही कर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि साहू है जी। मतदान आज हो रहा है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदान आज बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ है अपने मिर्जापुर जनपद में, और हमने भी सुबह सुबह अपना मत देकर कमलेश, उनसे ये भी पूछेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितनी बार आज इससे पहले रैलियां की गई, जनसभाएं की गई, तो जोर शोर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया, और साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा या जिस तरह से व्यापारियों को सुरक्षा दी जा रही है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई है, उसका पीएम मोदी और सीएम योगी ने बखान किया। जनता के बीच ये मुद्दे कितने मजबूत? देखिए, क्या है कि सरकार कहती है कि जो है कि विकास गंगा बह रही है, महिलाओं के लिए भी तरह तरह की सुविधाएं निकाली गई है, तो क्या लगता है भरपूर बढ़ाई है। और आज अगर हम सब देखा जाए तो सर्वप्रथम कि राष्ट्र के हित में हम सब ने बहुत ही बढ़ चढ़कर युवाओं ने भागीदारी से अपना वोट का कर्तव्य निभाया है। और बात रही बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी और युवाओं को ठीक है कमल, आऊंगी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा करेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि उनके मन में क्या है, मिर्जापुर की फिजा किस ओर है। चंदौली, एक बार चंदौली का रुख कर लेते हैं। चंदौली से हमारे साथ पवन पांडे जुड़े हुए हैं। पवन, अगर बात करें चंदौली की, कितना मतदान प्रतिशत, लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है? और क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही घंटों का और समय रह गया है, और उसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 का जो अंतिम चरण है, अंतिम और आखिरी चरण, वो संपन्न हो जाएगा, तो कैसी हलचल देख पा रहे हैं और कितना मतदान प्रतिशत अभी तक? जी, मैं बता दूं कि इस समय अगर घड़ी की बात करें तो 3:40 लगभग हो रहे हैं, और अभी तक चंदौली में जो मतदान प्रतिशत है वो अब तक 51% मतदान हो रहे हैं। हालांकि अभी कुछ घंटों पूर्व ही जो मौसम का काफी खुशनुमा था, लोग अपने घरों से यहाँ से निकल करके पोलिंग बूथ की ओर अपना रुख कर रहे थे, और बाकायदा वहाँ से कतार में खड़े होकर के बारी से अपना जाकर के मतदान कर रहे थे। हालांकि अब जो अभी का जो मौसम है वो काफी मतलब एक तरीके से उमस भरा मौसम है और चिलचिलाती धूप है। इस बीच जो मतदान, जो अगर आप बात करें 3 बजे तक, तो 3 बजे तक जो आंकड़े थे वो 51% तक जो मतदान हो चुके हैं, और लोग काफी संख्या में बूथ की ओर रुख कर चुके हैं। जी, साथ ही किस तरह से हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मतदान प्रतिशत जो है बड़ा है, साथ ही अब कुछ ही घंटों का और समय बचा है, पवन, क्या माना जाए शाम 6 बजे तक कितना और मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है? देखिए, मतदान बात करें तो अभी तक जो मतदान हुए हैं, क्योंकि इस बार जो खास तौर से जो युवा वर्ग है और जो पहली बार अपना मतदान कर रहे हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। वो लगातार जो है वो पोलिंग जो बूथ है उसकी तरफ रुक कर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि मतदान कर चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत मौर्य। आपने मतदान कर लिया है? जी हाँ। अच्छा, तो मतदान आपने किया है, तो मतदान क्या देख करके मत किया है? क्या कोई मुद्दा रहा या चेहरा देख करके किया? जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, तो वास्तविकता में 400 पार ऐसे नहीं कह रहे हैं। लोग पहले जैसे भाजपा सरकार बनने से पहले लोग कहते थे कि अरे भैया हम तोरे यहाँ जाई या कोई जाई तो हर मकान ना बनाई, लेकिन भाजपा सरकार ने उसको गलत करके अपना एक काम किया, हर लोग को मकान दिया, हर लोग को पानी दिया, हर लोग को रास्ता दिया। बिजली की समस्या एकदम समाप्त हो गई कि नहीं, बिजली आए तो लोग हल्ला करते, अरे लाइट आ गई, ये बात ही खत्म हो गई। अब बिजली बराबर सबको मिलती जा रही है, और तमाम प्रकार के उनके कार्यों को देखकर, उनको झुकाव को देखकर कोरोना काल में इस प्रकार मतलब सरकार ने मदद किया लोगों को, जिसके पास जीविका नहीं था उसको जीने का सहारा बनाया। उसके बाद लोग जहाँ फंसे थे उनको पवन, उनसे ये भी पूछेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी का फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो तैयारियां उन्हें किस तरह से लगी? के कारण मोदी जी
हमारे 400 पार के नारा लगाते हैं और इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। अच्छा, इस समय जो गर्मी का काफी पड़ रही है और इस समय आप हीट स्ट्रोक के चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश है, साथ ही आपका चंदौली जनपद भी है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? किस तरीके से मतदाता किस तरीके से निकल रहे हैं और किस तरीके से मत कर रहे हैं? मतदाता हमारे निर्वाचन आयोग और हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से जो रैलियां या कुछ भी चलाई जा रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और उसके माध्यम से लोग मौसम को देखते हुए अपना व्यवस्था, अपना पानी नहीं पी कर जैसे मत बचाव करके मतदान के लिए जागरूक है, इसलिए मतदान करने जा रहे हैं। और पवन ये भी पूछेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार लोकसभा चुनाव में खूब राम मंदिर का मुद्दा उठाया, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी रैलियां की, उनसे पूछे जनता के बीच राम मंदिर का मुद्दा कितना पहुंचता हुआ दिखा? जी, अभी हमारे साथ कुछ लोग और हैं बातचीत करने के लिए, हम उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद पांडे। अरविंद जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी ताबड़तोड़ रैलियां की और हर रैलियों में और राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाई, और आपको अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर लूं तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के अपना जो बयान दे रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? अब आपने कई चीज एक साथ मिक्स कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा की बात आप इतना ही समझिए कि मोदी जी ने देश से जातिवाद को खत्म करने का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, एक महिला, एक युवा, एक किसान और एक गरीब, यही 4 जातियां हैं। तो जब देश के 4 भागों में भी उन्होंने लोगों को चिन्हित किया, तो उसमें महिलाओं को उन्होंने पूरा अधिकार दिया। देश के अंदर 35% महिला भी लाया आरक्षण का। आज सारे सिटिंग लोग महिलाएं अधिक से अधिक हो जाएंगे। आपने राम मंदिर का मुद्दा लाया, तो ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं था, ये भारत की जन आस्थाओं का मुद्दा था। और किसी भी प्रकार की देवस्थान है वह न्यायालय और संविधान के अंतर्गत निर्णय के आधार पर हम बनाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी स्थापना के काल से अपने बालाज और अपने संकल्प पत्रों में देता हुए आई है। आज वह पूर्ण हुआ, इसका गौरव और हर संसद को है। और चुनाव में क्या था? पहले चुनाव में मुद्दा 3 ही होता था, बिजली, पानी और सड़क। देखिए, सड़क नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में काफी अच्छी सड़क, पानी, अटल भूगर्भ योजना और ये नल जल योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी और बिजली मतलब आती और जाती थी। मतलब हम कल्पना करते हैं तो दंग हो जाते हैं। हमारे बच्चों को जब हम बताएंगे कि एक समय ऐसा भी था कि जब 1 हफ्ते दिन और 1 हफ्ते रात बिजली आती थी और कोई जनप्रतिनिधि विशेष 8 गांव को क्रॉस करा के पोल तार नुकसान करके सिर्फ अपने घर बिजली लाते थे। वो सारी चीजें खत्म हुई हैं। सबका साथ, सबका विकास। पवन उनसे ये भी पूछेगा, अगर आप आगे और लोगों से बातचीत करें तो ये भी पूछेगा कि अब की बार यूपी में राहुल और अखिलेश की जो नई जोड़ी आई है, ये कितना कमाल करके दिखा पाएगी और क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी? एक सवाल और है आपसे कि ये जो उत्तर प्रदेश में जो राहुल गांधी और साथ ही अखिलेश यादव की जो जोड़ी आई है, ये उत्तर प्रदेश में कितना कमाल कर पाएगी? ये फ्लॉप जोड़ी है। ये 2 लड़कों की जोड़ी पहली बार नहीं आई है। अच्छा, जिनकी जोड़ी, उसमें एक व्यक्ति ने अपनी जोड़ी ही नहीं बनाई, इसलिए उन दोनों लोगों की जोड़ी नहीं बन पाएगी। और राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी पहली बार एक साथ नहीं आए, कई बार ये लोग एक साथ आए, एक साथ गए। चुनाव बाद ये नहीं रहेंगे। जनता इनका चरित्र जान चुकी है। ये फिर चुनाव के तुरंत बाद केशव चंद्र मौर्य जी अखिलेश यादव जी के साथ थे, ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी के साथ थे, संजय चौहान जी अखिलेश यादव जी के साथ थे। ये अपने को बड़ा मानने के चक्कर में, अपने बकरा हिस्सा को मजबूत करने के चक्कर में, पिछड़ों के 27% आरक्षण पे टाका डालने के चक्कर में, देश के अंदर भगवा आतंकवाद जैसे शब्द देने वाले लोग, राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग, राम सेतु का विरोध करने वाले लोग, भगवान बुद्ध को नहीं मानने वाले लोग, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों, गिरवासी, वनवासी, आदिवासी, इस समाज का भला नहीं करने वाले लोग, आज अति पिछड़ा समाज की कई ऐसी जातियां हैं जिनको आप देखेंगे पहले राजनीतिक मुख्यधारा में नहीं थे, आज उनको मुख्यधारा में लगा के। सबसे बड़ी बात, इस देश में 1947 में देश आजाद हुआ, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और देश के अंदर बीपी सिंह ने, मोरारजी देसाई साहब ने जब पिछड़े आरक्षण की ड्राफ्टिंग की अपने जनता पार्टी की सरकार में, और जब बीपी सिंह ने उसको लागू किया, जिसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहते हैं, आप
कल्पना कर सकते हैं कि तब से लेके सन 2014 के बाद तक अर्थात 2019 तक पिछड़ा बोर्ड को कैबिनेट का दर्जा नहीं मिला था, न तो पिछड़ा आयोग का गठन हुआ था। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, किसी देश के अंदर किसी एक वर्ग विशेष के लिए आयोग का गठन करके काम किया गया। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने किया। अम्बेडकर जी के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों ने सिर्फ अम्बेडकर जी के नाम पे राजनीति करा, लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल, यानी पवन अलग अलग मुद्दे हैं, हर किसी के अपने अलग मुद्दे हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव का ये महासंग्राम जिसका अंतिम चरण सिर्फ कुछ महज और घंटे बचे हैं, उसके बाद 6 बजे के साथ ही वोटिंग जो है थम जाएगी और उसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 का अंत हो जाएगा। उसके बाद बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ परिणाम। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कमल किशोर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।